नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। हाल ही में द एनर्जी फोरम TEF और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी FPI द्वारा हाइड्रोजन पर गोलमेज सम्मेलन आरंभ किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में TEF यानी द एनर्जी फोरम और FIPI वर्चुअल माध्यम से हाइड्रोजन पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसका विषय है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021। भारत के लिए हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की बात की जाए तो ये एक हरित ईंधन है जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन की समग्र चिंताओं का निवारण करेगा। लंबे समय में हाइड्रोजन तेल ईंधन को प्रतिस्थापित कर देगा। ये तेल मूल्य संबंधी अनिश्चितताओं पर भी अंकुश लगाएगी और आयात पर होने वाले व्यय को भी कम करेगी। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये ज्वलनशील पेट्रोल की तुलना में हल्का, अधिक ऊर्जा सघन और कुशल है। आइए अब हाइड्रोजन ईंधन की दिशा में किए गए उपायों को जानते हैं। पिछले वर्ष ही अक्टूबर महीने से दिल्ली हाइड्रोजन संवर्धित CNG युक्त बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। केंद्रीय बजट 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन आरंभ करने की योजना की घोषणा की थी। चालू वित्त वर्ष के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को हाइड्रोजन में अनुसंधान और विकास के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत हाइड्रोजन की अद्यतन मात्रा और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, क्षेत्र विशिष्ट अनुप्रयोगों में प्रदर्शन करना है, लक्ष्य उन्मुख अनुसंधान और विकास करना तथा हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के लिए मानकों और नियमों का एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। अगली खबर उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि व्यावसायिक शिक्षा का अधिकार यद्यपि मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ये प्रदान करना सरकार की उदारता भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मामले की सुनवाई की जा रही थी जहां 2 छात्रों को दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने ये मुद्दा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्वीकार किया क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के छात्रों के मूल अधिकारों को बाधित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने का दायित्व राज्य का है। वर्तमान में उच्च शिक्षा तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार नहीं है। हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। इसके अनुसार उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी के लिए समान रूप से सुलभ होनी चाहिए। भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की भी पुष्टि की है। आपको बता दें कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 प्राथमिक शिक्षा को एक मूल अधिकार घोषित करता है। इसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के राज्य के उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। अगली खबर नौसेना से संबंधित है। नौसेना प्रमुख ने पिछले 1 दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की निरंतर उपस्थिति की सूचना प्रदान की। इंडियन ओशियन रीजन में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है जो भारत के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। आपको बता दें कि भारत स्वयं को इस क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में संदर्भित करता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित अन्य पश्चिमी शक्तियाँ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने की अभिलाषी हैं। हाल ही में इंडियन ओशियन रीजन में अमेरिका के एक पोत की उपस्थिति दर्ज की गई थी। हिंद प्रशांत एक एकीकृत संरचना है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तथा चारों ओर के भूमिखंडों को संयुक्त करती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का काफी महत्व है। ये कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलों के साथ महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की व्यवस्था करता है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में हिंद प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा 62% है। इसके जरिए जलदस्युता जैसे पारंपरिक खतरों में वृद्धि हो सकती है और ये रेयर अर्थ मेटल्स जैसे प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। आइए अब आपको बताते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक और मानवीय स्तरों पर सहयोग। वर्ष 2019 में हिंद प्रशांत प्रभाग की स्थापना की गई थी। इसमें क्षेत्रीय समूह जैसे बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आदि को शामिल किया गया है। विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए क्वाड जैसे नवीन तंत्र विकसित करना। अगली खबर वायु प्रदूषण से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर अध्यादेश पुनः प्रख्यापित किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश 2020 जो हाल ही में व्यपगत हुआ था, उसे पुनः प्रख्यापित किया गया है। मूल अध्यादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गंगा के मैदान के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बनाया गया था। CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिदेशित उच्चाधिकार प्राप्त पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण को स्थापित किया है। CAQM को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों पर अधिकारिता प्राप्त है। आपको बता दें कि ये क्षेत्र दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। पुनः प्रख्यापित अध्यादेश ने कृषि, उद्योग, परिवहन या निर्माण क्षेत्रों के हितधारकों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करके CAQM का विस्तार किया है। उद्योगों, विद्युत संयंत्रों या अन्य प्रदूषकों को अध्यादेश के प्रावधानों या आयोग के आदेशों या निर्देशों का अनुपालन न करने या उनका उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक के कारावास या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि किसानों द्वारा कृषि अपशिष्ट यानी ठूंठ आदि जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मामले में किसानों पर कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्रावकाश के दौरान अध्यादेशों को प्रख्यापित करने या अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अध्यादेश की संसद के अधिनियम के समान ही शक्ति या प्रभाव होता है। अध्यादेश के प्रख्यापन को 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगली खबर मुद्रास्फीति से संबंधित है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति में 5.03% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जनवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में 1.6% का संकुचन हुआ। आइए अब आपको बताते हैं खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में, यानी रिटेल इन्फ्लेशन। इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापन किया जाता है। खुदरा मुद्रास्फीति सबसे साधारण वस्तुओं और सेवाओं जैसे खाद्य, आवास, परिधान, परिवहन आदि की कीमतों में परिवर्तनों का मापन करती है। वर्तमान में 4 CPI हैं। एक है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, दूसरा है कृषि श्रमिकों के लिए ALCPI, तीसरा है ग्रामीण श्रमिकों के लिए RLCPI और शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए CPI-UNME। CPI-UNME के लिए डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एकत्र करता है और उसका संकलन करता है। शेष 3 सूचकांकों के लिए डेटा श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी नीतिगत दरों में CPI के अनुसार ही परिवर्तन करता है। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो ये सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों की निगरानी करता है। IIP के आंकड़े दिए गए संदर्भ अवधि के सापेक्ष एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन की माप प्रस्तुत करते हैं। सामान्य तौर पर ये 1 माह के लिए होते हैं। इसके अंतर्गत खनन, विनिर्माण और विद्युत 3 व्यापक क्षेत्र हैं, जिनमें IIP के घटक शामिल हैं। कोर क्षेत्र हैं विद्युत, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। इन सभी का IIP में शामिल वस्तुओं के भारांश का 40% हिस्सा है। IIP डेटा भी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का शुभारंभ किया है। अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार की शिकायत अब NCSC के इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। NCSC अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। आयोग के कर्तव्यों में शामिल है संविधान में या किसी अन्य विधि के तहत अनुसूचित जाति को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और परामर्श देना। फास्टैग आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। केंद्र ने ये स्पष्ट किया है कि फास्टैग किसी भी प्रकार से नागरिकों के आवागमन की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि नागरिकों के आवागमन की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। फास्टैग भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा संचालित किया जाता है। इसे टोल प्लाजा पर वाहनों की प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। ये टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग करता है। इसे वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपका दिया जाता है और ये 5 वर्षों के लिए वैध होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे रिचार्ज किया जा सकता है।
वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स। यूएस ट्रेजरी सचिव ने G20 देशों से वैश्विक न्यूनतम निगम कर को अंगीकृत करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी इसका समर्थन किया है। ये एक ऐसी प्रणाली स्थापित करेगा जिसके तहत एक विशिष्ट देश की एक कंपनी अपने लाभ के कम से कम एक निश्चित प्रतिशत का करों में भुगतान करेगी, चाहे वो लाभ विश्व में कहीं भी अर्जित किया गया हो। ये राष्ट्र के बीच 30 वर्षों से चले आ रहे निगम कर में की जाने वाली कमी से संबंधित मुद्दे का समाधान करेगा। अमेरिका ने वैश्विक न्यूनतम निगम कर की दर 21% करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सेफगार्ड ड्यूटी रक्षोपाय शुल्क। वित्त मंत्रालय ने सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर 10% रक्षोपाय शुल्क आरोपित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की अनुशंसाओं को अस्वीकार कर दिया है। रक्षोपाय शुल्क यानी सेफगार्ड ड्यूटी एक अस्थायी राहत है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो किसी भी उत्पाद का आयात जब इतना बढ़ जाता है, जब वो घरेलू निर्माण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लग जाती है, तो किसी भी देश की सरकार द्वारा सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत सुरक्षा शुल्कों के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। सार्वजनिक निर्गम और साधिकार निर्गम यानी पब्लिक इश्यूज एंड राइट इश्यूज। वित्त वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक निर्गम और साधिकार निर्गम के लिए निधि संग्रहण में वृद्धि दर्ज की गई। राइट इश्यूज कंपनी में अतिरिक्त नए शेयर खरीदने के अधिकार के रूप में मौजूदा शेयर धारकों को एक निमंत्रण होता है। वहीं पब्लिक इश्यूज तब होते हैं जब शेयर सार्वजनिक तौर पर प्रस्तावित किए जाते हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। जब कोई भी कंपनी स्वयं को किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करके पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करती है तो उसे IPO कहा जाता है। और फिर वही कंपनी दोबारा से पब्लिक ऑफर करती है तो उसे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ये प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव का ही अनुवर्ती है। इलेक्ट्रॉनिक नाक। वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित की है जो दलदल और सीवर से उत्पन्न होने वाली जहरीली, संचारक और ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगा सकती है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवीय अपघटन से उत्पन्न प्राथमिक गैस है और इसीलिए सीवर तथा दलदल से इसके उत्सर्जन का आसानी से पता लगाना आवश्यक है। इसे सऊदी अरब के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। न्यूजीलैंड ने विश्व के प्रथम जलवायु परिवर्तन के नियम जारी किए। न्यूजीलैंड एक ऐसा कानून प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश बन गया है जिसमें वित्तीय फर्मों जैसे बैंक, बीमाकर्ता और निधि प्रबंधक को ये बताना होगा कि वे जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे। न्यूजीलैंड 2050 तक कार्बन तटस्थ का दर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। इसके लिए वित्तीय क्षेत्र को अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। ये कानून जलवायु जोखिम और अनुकूलता के मुद्दों को वित्तीय और व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में लाएगा। आहार क्रांति। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पोषण के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए समर्पित मिशन आहार क्रांति का शुभारंभ किया। इसे भारत और विश्व द्वारा सामना की जा रही अत्यधिक भुखमरी और रोगों की विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्गत किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत कैलोरी की जितनी मात्रा का उपभोग करता है उससे 2 गुनी अधिक मात्रा का उत्पादन करता है और इसके बावजूद देश की व्यापक आबादी अभी भी कुपोषित है और इसका मूल कारण है पोषण संबंधी जागरूकता की कमी। मानस ऐप। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने विभिन्न आयु समूहों में नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप का शुभारंभ किया है। मानस का अर्थ है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। मानस एक व्यापक, मापनीय और राष्ट्रीय डिजिटल कल्याण मंच और एक ऐप है। ये विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याण प्रयासों और वैज्ञानिक रूप से मान्य विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विकसित या शोधित स्वदेशी उपकरणों या साधनों को एकीकृत करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।